लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख, सुप्रीम कोर्ट में 3 दशक बहुत ज्यादा है। इसमें अमेरिका की न्याय व्यवस्था से जुड़ा एक अहम सवाल उठाया गया है। क्या सुप्रीम कोर्ट के जजों का इतने लंबे समय तक पद पे बने रहना लोकतंत्र के लिए सही है? लेख कहता है कि आज हालात ये हैं कि क्लेरेंस थॉमस जैसे जज 30 से 35 साल तक पद पर बने रहते हैं, जो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत लंबा समय माना जाता है। लेख के मुताबिक अमेरिका के संविधान में जजों को आजीवन नियुक्ति इसलिए दी गई थी ताकि वो राजनीतिक दबाव से मुक्त रह सकें। लेकिन उस समय लोगों की औसत उम्र कम थी और शायद ये कल्पना नहीं की गई थी कि कोई जज इतने लंबे समय तक फैसले लेने की ताकत अपने पास रखेगा। आज स्थिति यह है कि एक जज कई पीढ़ियों और कई सरकारों के दौर तक फैसले करता रहता है, जिससे लोकतांत्रिक संतुलन प्रभावित होता है। लेख ये तर्क देता है कि इस समस्या का समाधान टर्म लिमिट यानी कार्यकाल तय करने में है। प्रस्ताव ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों का कार्यकाल 18 साल का हो और हर 2 साल में एक नई नियुक्ति हो। इससे कोर्ट में बदलाव नियमित रूप से होता रहेगा और ये देश की बदलती राजनीतिक इच्छा के ज्यादा करीब रहेगा। लेख ये भी बताता है कि अभी की व्यवस्था में जजों की नियुक्ति कई बार संयोग और राजनीतिक रणनीति पर निर्भर हो जाती है। जैसे किसी जज की अचानक मौत या रिटायरमेंट से किसी राष्ट्रपति को मौका मिल जाता है, जिससे कोर्ट की वैचारिक दिशा दशकों तक प्रभावित हो सकती है। उदाहरण के तौर पर रुथ बैडर गिन्सबर्ग की मृत्यु के बाद बहुत जल्दी नए जज की नियुक्ति कर दी गई, जिसने कोर्ट का संतुलन बदल दिया। लेख ये भी कहता है कि लंबे कार्यकाल के कारण राजनीतिक दल अब बहुत युवा जजों को चुनते हैं ताकि उनका प्रभाव ज्यादा समय तक बना रहे। इससे न्यायपालिका में निष्पक्षता की बजाय राजनीति का असर बढ़ता है। आखिर में लेख का साफ संदेश ये है कि सुप्रीम कोर्ट में सुधार की जरूरत है और टर्म लिमिट इसका एक जरूरी हिस्सा हो सकता है। इससे न सिर्फ न्यायपालिका ज्यादा जवाबदेह बनेगी, बल्कि लोगों का उस पर भरोसा भी बढ़ेगा। लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति के पास इतनी लंबे समय तक इतनी बड़ी ताकत होना सही नहीं माना जा सकता, और यही इस लेख का मूल तर्क है। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय घरेलू कामगारों की राय, इंडोनेशिया ने दिखाया मुश्किल हालात के बावजूद वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें घरेलू कामगारों की स्थिति और उनके लंबे संघर्ष को एक उम्मीद भरी कहानी के साथ समझाया गया है। संपादकीय बताता है कि इंडोनेशिया में 20 साल से ज्यादा के आंदोलन के बाद आखिरकार एक ऐसा कानून बना है जिसने घरेलू कामगारों को औपचारिक मजदूर का दर्जा दिया है। अब उन्हें स्वास्थ्य बीमा, छुट्टी और पेंशन जैसे अधिकार मिलेंगे, और नाबालिगों से इस तरह का काम करवाना भी गैर कानूनी होगा। करीब 40 लाख लोगों के लिए ये बड़ा बदलाव है। लेकिन संपादकीय ये भी साफ करता है कि ये समस्या सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं है। दुनिया भर में करीब 7.5 करोड़ घरेलू कामगार हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं हैं। ये लोग दूसरों के घर में काम करते हैं, इसलिए अक्सर अकेले पड़ जाते हैं। उन्हें कम वेतन मिलता है और कानूनी सुरक्षा भी बहुत कम होती है। यही कारण है कि वो शोषण और दुर्व्यवहार के ज्यादा शिकार होते हैं, और अपने हक के लिए संगठित होना भी उनके लिए मुश्किल होता है। लेख खास तौर पर प्रवासी कामगारों की मुश्किलों पर भी ध्यान दिलाता है। बड़ी संख्या में लोग अपने देश छोड़कर दूसरे देशों, खासकर एशिया और खाड़ी देशों में काम करने जाते हैं, जहां वो कर्ज, भाषा की दिक्कत और कानूनी बंधनों में फंस जाते हैं। कई बार उनके पासपोर्ट तक नियोक्ता अपने पास रख लेते हैं, जिससे उनकी आजादी सीमित हो जाती है। संपादकीय ये भी बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियम बनाने की कोशिशें हुई हैं, लेकिन अभी भी बहुत कम देशों ने उन्हें पूरी तरह लागू किया है। हालांकि सोशल मीडिया और संगठनों की मदद से अब ये कामगार अपनी आवाज उठा रहे हैं और एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, जिससे बदलाव की संभावना बढ़ रही है। आखिर में लेख का संदेश साफ है। इंडोनेशिया का उदाहरण दिखाता है कि लगातार संघर्ष और दबाव से बदलाव संभव है। घरेलू कामगारों को सिर्फ सहानुभूति नहीं, बल्कि ठोस अधिकार
और सुरक्षा की जरूरत है। और सबसे अहम बात, ये कामगार खुद अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, भले ही रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो। अल जजीरा में प्रकाशित लेख, ट्रंप की वजह से चीन रूस के रिश्ते पहले से भी ज्यादा मजबूत स्थिति में। इसमें एक दिलचस्प लेकिन गंभीर वैश्विक राजनीतिक तस्वीर सामने रखी गई है। लेख का सीधा सा संदेश है कि अमेरिका, खासकर डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां, जिनका मकसद चीन और रूस को अलग करना था, उल्टा उन्हें और करीब ले आई है। लेख बताता है कि ट्रंप ने सत्ता में आने से पहले दावा किया था कि वो चीन और रूस को अलग कर देंगे, लेकिन हकीकत में हुआ इसका ठीक उल्टा। शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के बीच नजदीकियां और बढ़ गईं। खासकर ईरान युद्ध और वैश्विक तनावों ने दोनों देशों को एक दूसरे के और करीब ला दिया है, ऊर्जा, व्यापार और सैन्य सहयोग के स्तर पर। लेख ये भी समझाता है कि आज चीन और रूस सिर्फ आर्थिक साझेदार नहीं हैं, बल्कि उनकी सोच भी काफी हद तक मिलती जुलती है। दोनों ही अमेरिका और पश्चिमी देशों को एक अस्थिर और आक्रामक ताकत के रूप में देखते हैं। यही साझा नजरिया उन्हें एक मजबूत रणनीतिक गठबंधन की ओर धकेल रहा है। इतिहास का संदर्भ देते हुए लेख बताता है कि ऐसा हमेशा नहीं था। कभी अमेरिका ने ही रिचर्ड निक्सन के दौर में चीन और सोवियत संघ के बीच दूरी का फायदा उठाया था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अमेरिका की नीतियां, नाटो विस्तार, यूक्रेन युद्ध और ताइवान को लेकर बयानबाजी ने चीन और रूस को एक साझा मोर्चे पर ला खड़ा किया है। लेख के मुताबिक ईरान युद्ध ने इस रिश्ते को और मजबूती दी है। तेल और गैस के लिए चीन अब रूस पर ज्यादा निर्भर हो गया है, जिससे रूस की आर्थिक ताकत भी बढ़ रही है। साथ ही चीन की तकनीकी और औद्योगिक मदद रूस के सैन्य तंत्र को सहारा दे रही है। आखिर में लेख साफ तौर पर यह कहना चाहता है कि आज की दुनिया में अमेरिका की आक्रामक और असंगत नीतियां ही उस गठबंधन को मजबूत कर रही हैं जिसे वो तोड़ना चाहता था। चीन और रूस अब सिर्फ हालात के कारण नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति के तहत साथ आ रहे हैं, और ये गठबंधन आने वाले समय में वैश्विक राजनीति की दिशा तय कर सकता है। द हिंदू में प्रकाशित संपादकीय अनसीखे सबक, भारत के अपर्याप्त रणनीतिक पेट्रोलियम व गैस रिजर्व में एक बेहद अहम लेकिन अक्सर नजरअंदाज हो जाने वाले मुद्दे की ओर ध्यान दिलाया गया है। लेख का मूल संदेश यह है कि आज पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी सिर्फ तात्कालिक आर्थिक दबाव का नतीजा नहीं है, बल्कि ये उन पुरानी रणनीतिक चूकों का परिणाम है जिन्हें भारत समय रहते सुधार नहीं पाया। लेख समझाता है कि सरकार ने हाल ही में पेट्रोलियम उत्पादों के दाम बढ़ाए, जिसकी वजह कच्चे तेल की महंगी कीमतें, रुपए का कमजोर होना और तेल कंपनियों का घाटा बताया गया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किफायत बरतने की अपील इस बात का संकेत है कि समस्या कहीं और ज्यादा गहरी है। भारत के पास पर्याप्त रणनीतिक तेल और गैस भंडार नहीं है। संपादकीय बताता है कि भारत ने 1991 के संकट के बाद रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने की योजना तो बनाई, लेकिन आज भी ये भंडार सिर्फ 7 दिन की जरूरत ही पूरी कर सकता है। भले ही कंपनियों के स्टॉक को जोड़कर कुल 70 दिन का कवर दिखता हो, लेकिन तेजी से बढ़ती खपत और वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए पर्याप्त नहीं माना जा सकता। तुलना करें तो अमेरिका और चीन के पास कई बड़े भंडार हैं, जो उन्हें संकट के समय ज्यादा सुरक्षित बनाते हैं। लेख खास तौर पर एलपीजी और एलएनजी जैसे ईंधनों पर चिंता जताता है। भारत के पास इनका भंडारण बेहद सीमित है, जबकि ये उर्वरक उत्पादन और घरेलू जरूरतों के लिए बेहद जरूरी हैं। इसके उलट अमेरिका और चीन ने भूमिगत भंडारण में भारी निवेश किया है, जिससे वो आपूर्ति संकट के समय खुद को संभाल पाते हैं। संपादकीय ये भी बताता है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप और चीन जैसे देशों ने ऊर्जा रणनीति में तेजी से बदलाव किए और अपने हितों को सुरक्षित किया। अगर भारत ने पहले से मजबूत रणनीतिक भंडार बनाए होते, तो वो भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार के उतार चढ़ाव से बेहतर तरीके से निपट सकता था। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।